A very warm welcome to all those who are attending today's session of Physical Education Class 12th conducted by Directorate of Education Delhi. जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका पुनः इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और कोविड का वैक्सीन भी अभी तक नहीं बना है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैब का पालन अवश्य करें। हम अपनी हर सेशन में कैब के बारे में आपको बताते हैं और आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हम सभी ने मिलकर इस महामारी का सामना करना है। तो क्या है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक बार पुनः दोहराते हैं कि मास्क अवश्य पहने और कम से कम 6 फीट की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। और अगर आप बाहर जाते हैं और किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथ अवश्य ही धोएं। इसके अलावा भी एक और कैंपेन है जो है प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। ये दिल्ली सरकार का एक कैंपेन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। हम सभी को मालूम है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक हमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण, हमारा जो स्तर है खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए ये अभियान एक दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है कि रेड लाइट पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपने गाड़ी को ऑफ कर देना है। आप प्यारे बच्चों अगर इस बात को एक बारी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेड लाइट पर अगर 1 मिनट तक भी 100 गाड़ियां रुकती हैं और वो अपने आप को ऑफ कर लेते हैं तो ओमिशन जो है धुएं का उतना ही कम हमारे एनवायरनमेंट में जाएगा और हम अपने पर्यावरण को बचाने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं प्यारे बच्चों आपके लिए जो हम हर बार आपसे शेयर करते हैं कि वीडियो को पूरी स्क्रीन में देखें और विंडो के नीचे कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसे बड़ा करें। यदि आपको ठीक से सुनाई या दिखाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश अवश्य करें और चैट का प्रयोग केवल और केवल पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए करें या प्रश्न पूछने के लिए भी कर सकते हैं, अन्यथा इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और एक आपसे और रिक्वेस्ट कि आप पेपर और पेन लेकर अवश्य ही बैठेंगे। ये एक्नॉलेजमेंट यूट्यूब, गूगल इमेजेस, गूगल रेफरेंस बुक्स के लिए और उन सभी वेबसाइट्स के लिए जिनके रिसोर्सेज का प्रयोग हमने अपनी इस प्रेजेंटेशन में किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्योरली टीचिंग और लर्निंग पर्पसेस के लिए है और इसका कमर्शियल उपयोग हमने नहीं किया है। वी एक्नॉलेज एंड थैंक्स all for their rights. This is a disclaimer also. If any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. तो कक्षा को आरंभ करने से पहले आइए हम देखते हैं आपके पिछले जो MCQs थे, असाइनमेंट्स आपको जो हमने गूगल फॉर्म के रूप में दिया था उसके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हर बार की तरह 35,109 बच्चों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया। बहुत ही बड़ा फिगर है और परफेक्ट स्कोर 10 आउट ऑफ 10 21,399 बच्चों ने किया। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। आप सभी बधाई के पात्र और बधाई के पात्र वो सभी 10 बच्चे जिन्होंने सबसे पहले 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट स्कोर किया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कुसुम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार, सोनल दहिया सर्वोदय कोएड जाफरपुर, प्रियांशु सिंह सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक बसंत कुंज, नीरज राजपूत सर्वोदय बाल विद्यालय बी ब्लॉक यमुना विहार, हिमांशी सर्वोदय कन्या विद्यालय बुराड़ी, तनीषा SKV ए ब्लॉक विकासपुरी, सुमन सिंह सर्वोदय विद्यालय A2 पश्चिम विहार, ताराचंद बैरवा सर्वोदय बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर, शशि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढिचाऊं कला और जितेंद्र सिंह गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आइए आपके अपने फैकल्टी मेंबर्स से मैं आपका परिचय कराती हूँ। मैं नूतन दुग्गल, कोऑर्डिनेटर SP हेडक्वार्टर छत्रसाल स्टेडियम से। मेरे साथ है सुनीता शारदा रायसीना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क से टेक्निकल सपोर्ट में, और डॉक्टर इंदु डबास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23 से, डॉक्टर पूजा रावत SKV समालखा से। इसी के साथ प्रेजेंटर आज के हमारे रहेंगे
मिस्टर मनोज कुमार चौधरी, सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ZP ब्लॉक पीतमपुरा से, मिस्टर राकेश मोहन कोठारी, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा से, मिसेस कुमकुम अग्रवाल SKV GTV नगर से, और मिस्टर उमेश कुमार अहलावत SPV जनता फ्लैट से। प्यारे बच्चों, पिछली सेशन में हमने आपको योग गुरुओं के बारे में जानकारी दी थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे योग गुरु जिन्होंने योग को सिर्फ भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त कराई, गुरु अयंगर जी, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम मिस्टर उमेश कुमार अहलावत जी से। ओवर टू यू उमेश सर। थैंक यू मैम। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं अयंगर जी के जीवन के बारे में। अयंगर जी को अपने जन्म के शुरुआती वर्षों में गरीबी और कई रोगों का सामना करना पड़ा था। उनकी बीमारी और कमजोरी का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा था। अयंगर जी जो उस समय सिर्फ 5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। वर्ष 1934 में श्री तिरुमलाई कृष्णाचार्य ने अयंगर जी को स्वास्थ्य सुधार के लिए योग का अभ्यास कराने हेतु मैसूर बुला लिया था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मैसूर जाकर न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें मैसूर के महाराजा के दरबार में योग का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिला था। वर्ष 1937 में अयंगर जी ने एक शिक्षक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। कृष्णाचार्य के आग्रह पर अयंगर जी 18 वर्ष की आयु में पुणे चले गए थे, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय विभिन्न तकनीकों के परीक्षण और उन्हें सिखाने में बिताया था। वर्ष 1966 में प्रकाशित हुई उनकी किताब लाइट ऑन योगा 17 भाषाओं में प्रकाशित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई थी। अयंगर जी ने वर्ष 2002 में न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, योग ने उन्हें 65 वर्षों का बोनस दिया है, क्योंकि बचपन में कई बीमारियों से घिरे रहने के कारण डॉक्टरों को यह उम्मीद नहीं थी कि वह 20 वर्ष से उम्र से ज्यादा जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया। अयंगर जी को वर्ष 1951 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण और वर्ष 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लंबी आयु उनके योग अभ्यास का परिणाम थी और अयंगर जी ने खुशी से जियो और शान से मरो का प्रसार किया था। यहाँ तक कि 95 वर्ष की उम्र में भी अयंगर जी प्रत्येक दिन कम से कम 3 घंटे आसन और 1 घंटा प्राणायाम का अभ्यास करते थे। योग को पहले भारत और फिर विश्व में प्रसिद्ध करने वाले अयंगर जी का 20 अगस्त 2014 को निधन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी अयंगर जी के जीवन से प्रेरित होकर योग को अपने जीवन शैली का भाग बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। अयंगर जी को उनके महान योगदान के लिए पुनः शत नमन। Practicing yoga helps provide a foundation and tool to build good habits such as discipline and self-grooming. Yoga can help reshape and unravel your habitual and unconscious patterns. It is also a pathway to empower you to make conscious choices to live healthy and fulfilling life with clarity, peace, and happiness. So, dear children, adapt yoga as a lifestyle, and it is a more significant in present scenario. So, आज योग में के इस सेशन में विस्तृत चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के प्रेजेंटर मिस्टर मनोज कुमार चौधरी को। ओवर टू यू सर प्लीज। धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण मानव शरीर में मोटापा, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें से हमने मोटापे को ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में बच्चों डिस्कस कर लिया था। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों डिजीज नंबर 2 डायबिटीज के साथ। प्यारे बच्चों, डायबिटीज क्या है? रक्त में शर्करा के स्तर का सामान्य से अधिक निरंतर बने रहने की स्थिति को बच्चों हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। प्यारे बच्चों, इन दोनों ही प्रकारों को समझने के लिए आपको मधुमेह के फिजियोलॉजिकल कॉज को समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के उपरांत हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस
शर्करा के बढ़े हुए स्तर को पुनः सामान्य बनाने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में एक ऑर्गन दिया है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं और हिंदी में से बोलते हैं बच्चों अग्नाशय। ये क्या करता है? ये अग्नाशय हमारे रक्त में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जिसे स्रावित करता है बच्चों, और ये इंसुलिन जो रक्त में हमारा जो शर्करा का जो स्तर बढ़ा हुआ था उसको पुनः सामान्य अवस्था में धीरे धीरे ले आता है। तो बच्चों, दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण दो स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। पहली स्थिति में तो क्या होगा बच्चों कि जो मानव के जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन का स्राव करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, रक्त में शर्करा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसी स्थिति को बच्चों हम टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है बच्चों कि जो मानव के जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन का स्राव कर तो रहे होंगे, परंतु इंसुलिन की मात्रा इतनी नहीं होगी कि वो रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य रख सके। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ेगा तो, परंतु इतना नहीं बढ़ेगा बच्चों जितना कि टाइप 1 डायबिटीज में बढ़ता है। तो इस स्थिति को बच्चों हम टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि योग के अंदर मधुमेह से बचने के लिए या मधुमेह को उपचारित करने के लिए कौन कौन से आसन बताए गए हैं। आइए इसके लिए चलते हैं हम कोठारी सर के पास। कोठारी धन्यवाद सर। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने मधुमेह के लिए जो आसन हैं हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। मधुमेह के बारे में आपने बताया। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, अर्धमशीन्द्रासन। इसकी प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेत की किन किन परिस्थितियों में हमें ये नहीं करना चाहिए। तो भुजंगासन आपकी स्क्रीन पर है। ये विश्राम की स्थिति है जो आपको दिखाई दे रही है, और दोनों हाथों को हम कंधों के पास या चेहरे के दाएं बाएं करेंगे। दोनों पांव हम फैला सकते हैं। यदि हम दोनों पांव को जोड़कर करने में सक्षम ना हों तो दोनों पांव को आप जोड़कर कर सकते हैं। तो पांव को, पंजों को फैला लीजिए, श्वास भरिए और श्वास भरते हुए शरीर के अग्रभाग को, धड़ को ऊपर उठाने का प्रयास करें। और शरीर का वजन जो है आपकी पीठ के निचले हिस्से पर रहेगा, रीढ़ के निचले हिस्से पर रहेगा। केवल हथेलियां जो है नाम मात्र के लिए रहेंगी। आप जितने लंबे समय तक हो सके आप यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। जब ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास भरते हुए हमें आसन की पूर्णता की तरफ जाना है और श्वास छोड़ते हुए हमें प्रारंभिक स्थिति की तरफ आना है। और प्रत्येक आसन के बाद हमें विश्राम की स्थिति जरूर अपनानी है। तो आइए हम देखते हैं कि भुजंगासन के लाभ क्या क्या हैं। भुजंगासन के लाभ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इससे रक्त संचार बढ़ता है, काम की दक्षता बढ़ जाती है, हमारी गर्दन और पीठ दर्द को यह कम करता है, फेफड़ों की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा देता है। तो जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे शरीर के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। मांसपेशियां और छाती की मांसपेशियां ताकतवर होती हैं। तो हम जानते हैं, हमने लाभ देखे कि किन किन परिस्थितियों में हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए कुमकुम जी के द्वारा। धन्यवाद कोठारी जी। जैसा कि पता है बच्चों, वैसे तो ये आसन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि दिल के रोगी, उच्च रक्तचाप, हर्निया, पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। जी हाँ, हम चलते हैं पश्चिमोत्तानासन की प्रक्रिया की ओर। राशि बिष्ट जो शारीरिक शिक्षिका हैं आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं पश्चिमोत्तानासन को, कि लंबा गहरा श्वास भर के ये ले जा रही हैं दोनों हाथों को आकाश की ओर, कानों से सटा देती हैं। पंजे देखिए तने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर झुकना है हमें, और अपने पंजों से आगे दोनों हथेलियों को निकालना है। उसके पश्चात दोनों पंजों को अपनी ओर खींचते हुए माथे को घुटनों से लगा लेना है, और जो कोहनियाँ हैं वो भी आसन से लग जाएं तो बहुत बेहतरीन होगा। आप देखेंगे कि रीढ़ जो है वो पूरी तरह से खिंच गई है। हमारा जो हैमस्ट्रिंग है, हमारी जो काफ है, वो पूरी तरीके से खिंच गई है। प्रत्येक आसन को करते समय हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए उस आसन की पूर्णता की तरफ आएंगे। अब जब हम वापिस आएंगे तो पुनः श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए आ जाएंगे मध्य में, और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हम वापिस आ जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में। तो उसके पश्चात हम विश्राम की स्थिति में रहेंगे, और प्रत्येक आसन में हमें आंखें कोमलता से बंद रखनी है। तो आइए हम देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। यह पैरों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की लचक को बढ़ाता है, उत्सर्जन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी अच्छी हो जाती है।
मधुमेह जोड़ों के दर्द, महिला प्रजनन संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। तो आइए जानते हैं इसके विपरीत संकेत क्या क्या हैं। धन्यवाद कोठारी जी। इसके विपरीत संकेत में हमें यह ध्यान रखना है कि स्लीप डिस्क, साइटिका अल्सर, अस्थमा, पेट दर्द या डायरिया जैसे व्यक्तियों को पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को भी पश्चिमोत्तान आसन का प्रयोग नहीं करना है, इनका अभ्यास नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। जी हाँ, अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन जो हमारी दूषित वायु हमारे शरीर के अंदर है उसको ये मुक्त कर देता है शरीर के अंदर से। दोनों पाँवों को मिलाएंगे, नितंबों के पास ले जाएंगे और नजदीक से नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे पर फंसाकर दोनों घुटनों को पास लाते हुए मजबूत पकड़ बनाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पेड़ों को दबाएंगे और दबाएंगे और दबाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए शरीर के अग्रभाग को हम ऊपर की ओर उठाएंगे और ठोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, या नासिका को या माथे को भी हम लगा सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप सुखद महसूस करें, दबाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय तक यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि शरीर की जो दूषित वायु है ये धीरे धीरे बाहर आनी शुरू कर देती है, क्योंकि पूरे पेड़ों पर हम दबाव बनाते हैं। श्वास भरते हुए धड़ को वापस लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर लेंगे। यह पवन मुक्त आसन की प्रक्रिया है बच्चों। उसके पश्चात विश्राम की स्थिति रहेगी और आप इसी प्रकार से एक दो लंबा गहरा श्वास भरेंगे और विश्राम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं। कब्ज और एसिडिटी को दूर करता है पवन मुक्त आसन। यह हमारे मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मोटापे को कम करता है, जिससे पूरा रक्त संचार शरीर के अंदर तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। हृदय रोगी और हड्डियों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन फायदेमंद है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके विपरीत संकेत कौन कौन से हैं। धन्यवाद कोठारी जी। पवन मुक्त आसन करने के लिए हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे पेट की सर्जरी, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया जैसे व्यक्तियों को पवन मुक्त आसन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जिन व्यक्तियों को पाइल्स यानी कि बवासीर से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को भी पवन मुक्त आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। बच्चों, अब हम चलते हैं रोग रखे निरोग की तरफ। और धन्यवाद कुमकुम जी। आपकी स्क्रीन पर बच्चों यह प्रश्न है कि यदि अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है तो इससे कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए आपके समक्ष है, डायबिटीज। ऑप्शन बी अस्थमा। ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी माइग्रेन। तो जल्दी से चैट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो मैं तब तक के लिए उमेश जी के पास जाऊंगा कि अगर बच्चों का पिछले सेशन में या अभी भी कुछ बच्चे कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आप कृपया यहाँ पर उन्हें ले सकते हैं। सर, विशाल एक स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या मीठा खाने से डायबिटीज होती है क्या? बिल्कुल सही विशाल। जो आप समाज के अंदर देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वही आप कह रहे हैं बच्चों। हमारे इर्द गिर्द जो भी बातें होती हैं कि बिल्कुल मीठा खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, मीठे को हम ठीक से पचा नहीं पाते हैं, इसलिए डायबिटीज होती है। यानी हमारे जो इंसुलिन का स्तर है ब्लड के अंदर, वो या तो ठीक प्रकार से नहीं रह पाता, जैसे कि मनोज जी ने आपको बताया था, या तो वो ठीक से स्त्रावित नहीं होता, या हमारे जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उसको पहचान नहीं पाती हैं, तो शुगर का लेवल जो है, मीठे का लेवल जो है रक्त में बढ़ जाता है। जी उमेश जी, अगर बच्चों ने इसका जवाब दे दिया हो प्रश्न का तो कृपया साझा करेंगे हमसे। जी सर, बच्चों ने सबसे ज्यादा जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज के साथ। बिल्कुल सही बच्चों। अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है तो इससे मधुमेह हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो हम चलते हैं आगे मनोज जी के पास, वो चर्चा करेंगे अस्थमा के बारे में। आइए बच्चों, समझते हैं कि अस्थमा क्या होता है। प्यारे बच्चों, मानव शरीर को जीवित रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक भोजन और दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बच्चों हमें कहाँ से मिलती है? ये ऑक्सीजन बच्चों हमें उस वायु से मिलती है जिसे हम इनहेल करते हैं। प्यारे बच्चों, वायु कहाँ से इनहेल करते हैं हम? सबसे पहले वायु इनहेल होती है बच्चों हमारी नाक से, नोज से। उसके बाद जाती है वायु हमारे फेरेंक्स में, फेरेंक्स से होती हुई पहुंचती है हमारे लैरिंक्स में, और लैरिंक्स से होती हुई हमारे विंड पाइप में चली जाती है, जिसे हम श्वास नली भी कहते हैं बच्चों, और श्वास नली से पहुंचती है वायु ही हमारे फेफड़ों में। प्यारे बच्चों, फेफड़ों तक वायु को ले जाने वाले वायु मार्ग में अगर किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाए तो उसी स्थिति को हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। बच्चों,
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वायु फेफड़ों तक तो ठीक पहुंच रही होती है, परंतु फेफड़ों के अंदर जो एल्वोलीज होती हैं, जिनमें की ऑक्सीजन भंडारित होती है, वो किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी एलर्जी के कारण ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन को भंडारित करने की क्षमता कम हो जाती है और इस स्थिति में मानव शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इसी स्थिति को हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं योग के अंदर अस्थमा से बचने के लिए कौन कौन से योगासन बताए गए हैं, और इसके लिए हम पुनः एक बार चलते हैं कोठारी सर के पास। धन्यवाद मनोज जी, बहुत अच्छे से आपने बच्चों को बताया कि अस्थमा होता क्या है और इसके कारण क्या हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि किन किन आसनों के माध्यम से हम अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं या दूर भगा सकते हैं। सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्य आसन की हम प्रक्रिया, विधि और विपरीत संकेतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पहला आसन है सुखासन। सुखासन की स्थिति हम देखेंगे कि एक दाहिने पांव को मोड़ेंगे और बाएं पांव को उसके ऊपर रख देंगे और अपनी तर्जनी को अंगूठे से दबाएंगे और तीनों उंगलियां बाकी का रुख जो है वो आसन की ओर रहेगा। आपने अकड़ना नहीं है, पीठ एकदम आराम से सीधी रहेगी, हाथ एकदम रिलैक्स रहेंगे, ना हाथ, पांव, गर्दन किसी भी को आपने अकड़ाना नहीं है और ध्यान आपका भ्रुकुटी के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर रहेगा और इसी स्थिति में आप पूरी तरह से बैठे रहेंगे। इसके लाभ कौन कौन से हैं कि यह मानसिक शांति और विश्राम प्रदान करता है, यह आपकी कॉलर बोन और छाती को विस्तृत करता है, इससे रीढ़ संबंधी विकार दूर हो जाते हैं सुखासन करने से, और घुटने और टखनों को यह मजबूत बनाता है। इससे बैठने की मुद्रा भी, जो हमारे पोस्चर संबंधी बीमारियां हैं या हमारे डिफॉर्मिटीज हैं, वो भी ठीक होती हैं। तो जानते हैं विपरीत संकेत। धन्यवाद कोठारी जी। हमें ध्यान रखना है घुटने की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति या रीढ़ की चोट या रीढ़ की दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को सुखासन का प्रयोग नहीं करना है। बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन की ओर। धन्यवाद कुमकुम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कब कब नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं चक्रासन के लिए कि चक्रासन का अभ्यास का तरीका क्या है। कि दोनों पाँव को आप मोड़ेंगे, नितंबों के पास ले आएंगे। बच्चों आप चक्रासन को पंजों दोनों पाँव को मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब आपका अभ्यास बढ़ गया हो। तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है। दोनों पाँव के बीच में कंधों के बराबर दूरी या उचित दूरी बनानी है। दोनों हाथों को आप पलट कर कंधों के पास रख देंगे और हाथों की उंगलियों का रुख पैरों की तरफ होगा। आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे और शरीर के मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जब शरीर पूरी तरह ऊपर उठ जाएगा तो आप प्रयास करेंगे कि हाथों को भी आप थोड़ा सा नजदीक ला सकते हैं, यदि आप संतुलन को बनाने में सक्षम हो गए हैं। और पंजों के बल फिर आपने अपना पूरा वजन लाने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कि पूरा शरीर जो है चक्र के समान बन गया है, इसलिए इसका नाम है चक्र। आपकी हैमस्ट्रिंग, आपका काफ, आपका एब्डोमिनल, पूरी तरह आपके कंधे पूरी तरह खिंच जाते हैं। आपका वजन जो है पूरे हथेलियों और पाँव के बीच में रहता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और वापस आने के बाद आपने विश्राम की स्थिति में आना है। तो आइए देखते हैं खड़े होकर हम किस प्रकार से चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। खड़े होकर आपने क्या करना है कि आपने दोनों हाथों के अंगूठे से पहले कमर के निचले वाले हिस्से को दबाना है और पीठ को पीछे मोड़ना है। उसके पश्चात दोनों हाथों को आप पीछे ले जाकर चक्रासन लगा सकते हैं। और जब आपसे ना रुका जाए, आप इस स्थिति पे रुकें, और जब आपसे ना रुका जाए तो पुनः आप वापिस आ जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, और विश्राम की स्थिति में आकर धीरे से लेट जाएं। तो चक्रासन के लाभ कौन कौन से हैं? इससे रक्त संचार बेहतर होता है, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। पीठ दर्द विशेष रूप से लंबे समय तक, जैसे हम लोग लैपटॉप पर बैठ के आप लोगों से लगातार बातें करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते रहते हैं, तो पीठ दर्द की समस्या रहती है, तो चक्रासन में इसका लाभ हो सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर भी हम कूल डाउन में चक्रासन का उपयोग करते हैं, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में चक्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद कोठारी जी। सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कंधे या रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या हो, इसके अलावा हृदय संबंधी कोई रोग हो या मस्तिष्क में नर्वस डिसऑर्डर हो, ऐसे व्यक्तियों को चक्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे हमारे लगातार टेबल टेनिस के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार अपनी कलाई का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको टेंडिनाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को भी और ऐसे खिलाड़ियों को भी
चक्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। धन्यवाद कुमकुम जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किन किन परिस्थितियों में चक्रासन नहीं करना चाहिए। तो आगे हम आसन देख रहे हैं गौमुख आसन। बच्चों, दाहिने पांव को मोड़ देंगे और टखने पर बैठने का प्रयास करेंगे। बाएं पांव को मोड़ेंगे, दाहिने पांव के घुटने के ऊपर रखेंगे और आप देखेंगे कि ये गौमुख के रूप में आकृति बन गई है। जो पांव ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा, यानी लेफ्ट जो बायां हाथ है वो ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ नीचे से, और उसको पकड़ लेंगे दोनों उंगलियों को और खींचने का प्रयास करेंगे। जब नहीं रुका जाएगा तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इसी क्रिया को हम दूसरे पांव से करने का प्रयास करेंगे। आप आसन करते समय श्वास भरेंगे और आसन वापसी आते समय श्वास को छोड़ देंगे। बीच में आप श्वास को सामान्य रखेंगे। अब देखिए, दाहिना पांव का घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा। ये देखिए, दाहिना पांव ऊपर है, दाहिना हाथ ऊपर से है, बायां हाथ नीचे से, और उंगलियों को पकड़ के खींचने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि रीढ़ गर्दन एकदम सीधी हो गई है, चेस्ट जो है, फेफड़े जो हैं खुल गए हैं, इसलिए जो वायु मार्ग है अस्थमा के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। जितने भी हम आसनों के बारे में बात कर रहे हैं सभी में आपका जो चेस्ट है, फेफड़े हैं, वो खुल जाते हैं, वायु मार्ग खुल जाता है, तो अस्थमा को ठीक करने के लिए ये आसन बहुत लाभदायक होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गौमुख आसन के लाभ क्या क्या हैं। यह मधुमेह की रोकथाम करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, लचीला और आकर्षक बनाता है। इससे किडनी की क्षमता बढ़ जाती है। अस्थमा के इलाज में मदद करता है। इससे पीठ दर्द, कंधे और गर्दन की जो कठोरता है, स्टिफनेस हमारे कंधों में आ जाती है, तो जब हम इसको लगातार करते हैं तो इससे फायदा होता है। तो जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में गौमुख आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद कोठारी जी। इस आसन को करने के लिए, गोमुख आसन के लिए ध्यान रखना है कठोर कंधे वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्तियों को हिप की, घुटने की, हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स की प्रॉब्लम हो तो ऐसे व्यक्तियों को गोमुख आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि गर्दन से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को भी गोमुख आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। जी हाँ, हमारा अगला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन की प्रक्रिया के बारे में बच्चों हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने पद्मासन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायां पांव मोड़ा, उसके बाद दाहिना पांव, और पद्मासन लगा दिया है बेटा। दोनों जो एड़ियां हैं वो आपस में मिल गई हैं और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएंगे आकाश की ओर और हथेलियों को मिलाने का प्रयास करेंगे। कंधों से ऊपर की ओर खींचेंगे पूरे शरीर को। आप देखेंगे कि रीढ़ एकदम सीधी हो गई है और रीढ़ गर्दन एकदम सीधी है, दोनों हाथ एकदम खींचे हुए हैं। जो हमारी छाती है वो खुल जाने के कारण फेफड़े और जो वायु मार्ग है वो खुल जाते हैं। तो अस्थमा में इस आसन का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। पर्वतासन, यह स्थिति यहीं पर बनी रहेगी जब तक आप इसको कर सकें। लंबे समय तक आप करने का प्रयास कीजिए। जब ना रुका जाए तो आपने श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर श्वास सामान्य रहेगा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ले आएंगे और विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। आसन के दौरान, प्रत्येक आसन के दौरान आंखें कोमलता से हमेशा बंद रहेंगी। अंतर्मुखी होना है, हमें अंतर की ओर देखने का प्रयास करना है और एक दो लंबा गहरा श्वास भरेंगे। आएंगे तो देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। यह ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। कमर के आसपास की जो वसा है वो धीरे धीरे जब खिंचाव पड़ने से कम हो जाती है और अस्थमा हमने जो बात की कि उसके इलाज में मदद करता है। यह कंधे, रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, अस्थमा की समस्या को दूर करता है, पैर और घुटने मजबूत हो जाते हैं और हमारे रक्त परिसंचरण में ये सुधार करता है। तो आइए देखते हैं कि पर्वतासन किन किन परिस्थितियों में नहीं करना है कुमकुम जी के साथ। धन्यवाद कोठारी जी। हमें ये ध्यान रखना है कूल्हे या पीठ की सर्जरी या कंधे की सर्जरी वाले व्यक्तियों को पर्वता आसन का अभ्यास नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। धन्यवाद कुमकुम जी। भुजंग आसन और पश्चिमोत्तानासन के बारे में हमने मधुमेह में चर्चा की थी, तो यहाँ पर हम दोबारा उसकी चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। और अगला आसन हमारा है मत्स्य आसन। मत्स्य यानी मीन, यानी मछली के आकार का पोस्चर बन जाता है शरीर का। तो आप देखते हैं कि सर्वप्रथम हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन आप सभी को पता है। उसके पश्चात कोहनियों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाते हैं और माथा जो है वो आसन की ओर लगाने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों से पाँव के जो हमारे
अंगूठे हैं उनको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं और रीढ़ हमारी ऊपर की ओर खिंच जाती है। कमर का हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठाना होता है। चेस्ट जो है, फेफड़े है, पूरी तरह से खुल जाते हैं। श्वास नलिका जो है पूरी तरह से खुल जाती है, यहाँ स्ट्रेच पड़ता है। तो हमारा अस्थमा के जो बच्चे हैं या पेशेंट हैं या वृद्ध लोग हैं, अगर वो इसका अभ्यास करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। धीरे धीरे हमें कोहनियों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करना है। आंखें कोमलता से सदैव बंद रहेंगी, जैसा हमने कहा। दोनों पांवों को भी हम आगे की ओर फैला लेंगे और विश्राम की स्थिति, 1-2 गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। प्रत्येक आसन के बाद विश्राम करना बहुत आवश्यक है, याद रखिएगा। अभी इसके लाभ हम बात करते हैं कि मत्स्यासन के लाभ हैं कि मत्स्यासन करने से रीढ़ एकदम देखिए आप खींच गई थी तो लचक बढ़ जाती है। यह उत्सर्जन के कार्य को सुचारू रूप से करने में मदद करता है। हमारे पेट की जो कब्ज है वो भी दूर होती है। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह मधुमेह तथा जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे ठीक करता है। यह आसन संबंधी हमारी जो विकृतियां होती हैं, खासतौर से रीढ़ संबंधी जो विकृतियां होती हैं, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको ठीक करने में ये मदद करता है। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हमें मत्स्य आसन का उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसन ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप, रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्या हो, हर्निया हो या हृदय संबंधी रोग हो। इसके अलावा अर्थाइटिस जैसे व्यक्तियों को भी मत्स्य आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले रोग रखे निरोग की तरफ। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है बेटा। प्रश्न है, श्वसन नली से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है ए मधुमेह, बी अस्थमा, सी उच्च रक्तचाप और डी मोटापा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उमेश जी को कि वो मुझे हमें बताएं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका यदि कोई क्वेश्चन है तो वो हमें आंसर। राकेश सर, आरती बड़ा ही अच्छा प्रश्न लेके आई है हमारे साथ। वो पूछना चाहती हैं, उनकी माताश्री को अस्थमा है, क्या वो यह आसन करेंगी तो वो ठीक हो सकती हैं उससे? और क्या एक ही बारी आसन करने से अस्थमा ठीक हो जाता है या फिर कितनी बार हमें आसन को करना चाहिए? हाँ बिल्कुल उमेश जी, बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और हम जब योग करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये हम मधुमेह हमारा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने ध्यान देना है कि हमें पहले तो कोई भी आसन हमें करना है। एक आसन आप पकड़िए या 2 आसन पकड़िए, उसकी पूर्णता की तरफ जाइए। जब पूरी तरह आप उसके अभ्यास को कर लेंगे, लगातार कर लेंगे, तब आपको फायदा होना प्रारंभ होता है। आप कितनी देर करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर अवस्था में सुख पूर्वक बैठना ही आसन यानी मुद्रा यानी पोस्चर कहलाता है। तो उस पोस्चर को जो भी आप करने जा रहे हैं, स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास कीजिए। और जी हाँ, जो ये आसन यहाँ पर बताए गए हैं, यदि आप निरंतर इनका अभ्यास करते हैं तो अस्थमा की बीमारी में नियंत्रण पाया जा सकता है। तो उमेश जी, इस प्रश्न का यदि जवाब आ गया है तो कृपया आप हमसे साझा कर सकते हैं, बच्चों ने जो उत्तर दिए हैं। सर, काफी बच्चों ने इसका आंसर अस्थमा दिया है, मगर सबसे पहले ज्योति पांडे ने इसका उत्तर दिया है। ज्योति पांडे जी को बधाई और सभी बच्चों को बधाई जिन्होंने अस्थमा अपने चैट बॉक्स पर लिखा है। बच्चों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आगे हम चलते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। मनोज जी आपको चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप के बारे में। धन्यवाद सर। आइए बच्चों, चलते हैं डिजीज नंबर 4 हाइपरटेंशन की ओर। बच्चे, हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जो प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय के ब्लड प्रेशर को बोलते हैं जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अर्थात संकुचन कर रहे होते हैं। और बच्चों, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय के ब्लड प्रेशर को बोलते हैं जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के उपरांत उन्हें रिलैक्सेशन मोड के अंदर या विश्राम अवस्था की ओर जा रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू
120 mmHg होती है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg होती है। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो हमें उसके दोनों ब्लड प्रेशर मेंशन करने होते हैं, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सिस्टोलिक लिखते हैं और ऑब्लिक करके उसके बटे में यानी कि हम डायस्टोलिक लिखते हैं। बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 120 बाय 80 mmHg। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर विश्राम अवस्था में भी 140 बाय 90 mmHg से निरंतर ऊपर बना हुआ है तो उस स्थिति को बच्चों हम हाई ब्लड प्रेशर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं कि योग के अंदर हाइपरटेंशन से बचने के लिए कौन कौन से आसन बताए गए हैं। इसके लिए हम पुनः एक बार चलते हैं कोठारी सर के पास। धन्यवाद मनोज जी, बहुत सहजता के साथ आपने जो उच्च रक्तचाप है, और बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी बीमारियां आपने बताई थी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बच्चों, इन बीमारियों से हमें दूर रहना है। तो कौन कौन से आसनों के माध्यम से? ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन, इनको करने से उच्च रक्तचाप में नियंत्रण पाया जा सकता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस, भाई बंद जो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको ये बता सकते हैं। उसकी प्रक्रिया को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे जब आप प्रक्रिया और लाभ और विपरीत संकेतों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ताड़ासन की विधि। ताड़ासन में एड़ी पंजे आप मिला लेंगे। ध्यान देंगे, कुछ लोग पाँव खोल के भी करते हैं। अगर संतुलन नहीं बना पाते हैं तो आप जिसमें भी आप सहज महसूस करें वो करें। उंगलियों को गूंथते हुए आप ले जाएंगे सिर की ओर, और जो पृष्ठ भाग है इसको सिर की ओर ऊपर रख देंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को आप कानों से सटा देंगे। खींचेंगे आप और खींचेंगे और पंजों के ऊपर खड़े होने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पंजों के ऊपर खड़े रहेंगे तो संतुलन बनाएंगे। यदि आप संतुलन बनाने में अक्षम हों तो आप दोनों पाँवों को खोल के खड़े भी रह सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसा कि राशि जी ने यहाँ पर किया कि दोनों पाँव के ऊपर आपको दिखाने के लिए खड़े हो गए हैं। हाथ अभी भी खींचे हुए हैं पूरी तरीके से, और जब नहीं रुका जाएगा तो ये श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगी, और दोनों हाथों को भी प्रारंभिक स्थिति में लेके विश्राम की अवस्था में यहाँ पर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं। फेफड़ों को मजबूत करता है ये आसन। पैर और हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। हमारे रक्तचाप को बनाए रखने में ताड़ासन बहुत फायदेदायक है। तो किन किन परिस्थितियों में ताड़ासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, देखते हैं। जिन व्यक्तियों को घुटने या पैरों की समस्या हो, नींद न आने की समस्या हो, या लगातार सिर दर्द बना रहे, इसके साथ साथ उच्च रक्तचाप के जो व्यक्ति हैं उनको भी ताड़ासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। जी हाँ कुमकुम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कब कब नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वज्रासन, पवन मुक्तासन और भुजंगासन। वज्रासन की चर्चा हम मोटापे में जो पिछली कक्षा में थी किस प्रकार करना चाहिए हम बात कर चुके हैं। पवन मुक्तासन और भुजंगासन आज ही हमने बात की है डायबिटीज में। तो अगले आसन को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, और अगला आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन की प्रक्रिया क्या होगी कि आपने दोनों पाँवों के बीच में सुविधाजनक फासला रखना है, और ध्यान को रीढ़ के नीचे निचले वाले हिस्से में दबाना है, उसको सहारा देना है। उंगलियों का रुख आगे की ओर होगा। लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे और रीढ़ को पीछे की ओर दोहरा करना प्रारंभ करेंगे। जहां तक संभव हो सके हमें रुकने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कि पूरी जो हैमस्ट्रिंग है, चेस्ट है, एब्डोमिनल है, पूरी तरह खिंच गया है। हमारे कंठ जो है वो भी पूरी तरीके से खिंच गया है। तो छाती चौड़ी होने के कारण श्वास नलियां जो है खुल जाती हैं। तो अस्थमा में ये बहुत फायदेदायक रहता है, और हाइपरटेंशन में भी ये बहुत फायदेदायक रहता है। श्वास भरेंगे और पुनः हम मध्य में आ जाएंगे और विश्राम की स्थिति में एक दो लंबा गहरा श्वास भरेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लाभ हैं। ये कब्ज को दूर करने में मदद करता है। जब खिंच गई है मांसपेशियां तो पीठ मजबूत हो जाती है, पीठ की मांसपेशियां। घुटने और कूल्हों के जोड़ों को यह अधिक लचीला बनाता है। हृदय और अस्थमा के रोगियों के लिए फायदेमंद है। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। कुमकुम जी के साथ विपरीत संकेत। धन्यवाद कोठारी जी। हमें ध्यान रखना है कि अर्धचक्र आसन उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना है
इनके पेट की सर्जरी हुई हो या उन्हें हर्निया या बवासीर जैसी परेशानियां हो। इसके अलावा हमारी गर्भवती महिलाओं को भी अर्धचक्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। जी हाँ, प्यारे बच्चों, आसनों के इस पूरे सफर में एक रेलगाड़ी में जब हमने मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा के बारे में बात की और किन किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, तो आसनों का राजा आपके सामने है शवासन। तो शवासन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो हमारा इस क्लास का आखिरी आसन है कि किस प्रकार करना है। देखिए, एड़ियों को मिला देंगे और एड़ियों को दूर कर, हमें कितनी दूरी रखनी है पाँव के बीच में, ये जानने के लिए है। उसके पश्चात हम दोनों पैरों को, पंजों को दाएं-बाएं लटका देंगे। दोनों हाथों को हम आकाश की ओर कर देंगे, हाथों के जो तलवे हैं आकाश की ओर हों। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। दाहिने पाँव के अंगूठे से मन की आंखों से एक-एक अंग पर दृष्टि डालेंगे और उन्हें ढीला छोड़ देंगे दाएं ओर सिर के बाल तक। बाईं ओर सिर के बाल से बाईं ओर के पांव के अंगूठे तक एक-एक अंग पर दृष्टि डालेंगे और उसे हम पुनः ढीला छोड़ देंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। मन की आंखों से देखेंगे कि हमारा समस्त शरीर एकदम ढीला। प्रत्येक आसन के बाद इस आसन को करना अनिवार्य हो जाता है और इस आसन के अभ्यास के बाद ही हमारा योग का अभ्यास जो है वो संपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं। यह आसन शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पुराने हृदय रोग जैसे बीमारियां जो हैं उनको रोकने या प्रबंधित करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क की कार्य कुशलता को बढ़ाता है और इससे एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। तो बच्चों, इसके कोई भी विपरीत संकेत नहीं है, आप कभी भी शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए, योग रखें निरोग आपकी स्क्रीन पर है कि धमनी की दीवारों पर सामान्य अवस्था में रक्त दबाव का बढ़ना क्या कहलाता है। इन रेस्ट पोजीशन द प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीजेस ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज, ऑप्शन ए इज डायबिटीज, ऑप्शन बी इज अस्थमा, ऑप्शन सी इज हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी इज ओबेसिटी। तो जल्दी से अनुरोध करूंगा या मनोज जी, जिनके पास भी कोई प्रश्न है वो कृपया यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी राकेश सर, एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। मैं देख रहा था अभी यूट्यूब को भी, तो उसने पूछा है बच्चे ने कि सर अगर हम शवासन करते वक्त हमें नींद आ जाए तो क्या हमें शवासन का लाभ नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है बच्चों। देखिए, नींद आना बहुत अच्छा है, नींद ना आना एक बीमारी है। यदि आप शवासन को करते करते एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आपका शरीर चैतन्य अवस्था में पहुंच जाता है, आपका मन, आपका जो मस्तिष्क है एकदम शांत हो जाता है, आपका शरीर एकदम शांत हो जाता है और आप निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो शवासन में नींद आना कोई बीमारी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। हमारे योगी जो है इसी आसन में ध्यान जाते जाते वो तल्लीनता की तरफ चले जाते थे, एकदम सो जाते थे। तो आइए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप शवासन का अभ्यास रोजाना कर सकते हैं। मनोज सर, अगर बच्चों ने YouTube पर इसके जवाब दे दिए हों तो कृपया वो भी हमसे साझा आप कर सकते हैं। जी सर, ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप के साथ जा रहे हैं सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, धमनी की दीवारों पर सामान्य अवस्था में रक्त दबाव का बढ़ना हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप कहलाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह अभ्यास कार्य दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके पश्चात अपनी एक नोटबुक बनाइए, आपने बनाई हुई है, हम हर बार आपसे बात करते हैं। उस नोटबुक में अपने उत्तर लिखिए, आपके पास सपोर्ट मटेरियल है उसका आप सहायता ले सकते हैं और उन उत्तरों का आप एक PDF बनाइए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आप अपने पास तो रखेंगे, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। और आपकी स्क्रीन पर है ये गूगल फॉर्म। इस कक्षा के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो कक्षा के बाद, पहले नहीं, क्योंकि बच्चे चैट में टाइप करते रहते हैं कि सर गूगल फॉर्म भेजिए, मैम गूगल फॉर्म भेजिए। तो इस गूगल फॉर्म को आप क्लिक करेंगे, 10 प्रश्न उसके अंदर हैं। इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे
क्लिक करेंगे, स्कोर आप चेक करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे और अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आज के लिए यहाँ पर हम खत्म करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप लगातार चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम उन प्रश्नों को ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। अगली कक्षा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यों को करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी सर एंड टीम फिजिकल एजुकेशन। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक मैसेज और कन्वे करना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका, वो रैंडमली आपका टॉपिक पिक किया जाएगा, तो प्लीज कक्षा में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।